स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम सोशल स्टडीज के एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे एज इट इज सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर इशू हुआ है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन कवर किया है। साथ ही जो है हम इसके साथ जो है डिस्कशन करेंगे फर्दर पॉइंट, जिससे कि आपका जो है थ्योरी का जो पोर्शन है वो भी प्रिपेयर हो सके। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम सभी को ये टारगेट रखना है कि हमारा थ्योरी में जो भी हो, लेकिन एमसीक्यू में हमें टोटल जो है 20 में से 20 मार्क्स लेकर आने हैं। और दैट इज वेरी इजी, इतना डिफिकल्ट है भी नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको ट्राई करना है मुझसे पहले आंसर देने की, और उसके बाद फाइनल स्कोर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम इस सीरीज में रखे हैं, उसके बाद फर्दर हम बहुत सारी वीडियोस लाके लगभग अप्रोक्सीमेट हम 200 एमसीक्यू कवर करेंगे। उससे बाहर तो आप ये देखोगे ना कि अगर आपने वो पूरे 200 क्वेश्चन कर लिए तो अभी ये सोचो कि आपका मोस्टली 100% जो है एमसीक्यू तैयार हो जाने वाला है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट गिवन बिलो। सबसे पहले तो जो है आजकल सीबीएसई का पैटर्न वो नहीं रहा कि पहले टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेती थी और टू द पॉइंट आंसर। हमें चीजों को स्टडी करना पड़ता है। अगर हमें चीजें सब कुछ पता है, बेसिक हमारा क्लियर है, तो ही हम आंसर एग्जाम में दे सकते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी इंसिडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट क्या बोला, इट अकर्ड इन 1919 व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट किल्ड अनआर्म्ड सिविलियन। मतलब ये जो भी इंसिडेंट है वो 1919 में हुआ है, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे अनआर्म्ड सिविलियंस को मारा था। It was a major event in Indian nationalist movement that caused unprecedented outrage and protest। बहुत ज्यादा उसका गुस्सा, प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिला था। It took place in अमृतसर ऑफ पंजाब, और ये हुआ कहाँ था, पंजाब के अमृतसर में। पहली बात तो हमें फर्स्ट लाइन से ही कहीं ना कहीं पता चल गया कि अनआर्म्ड सिविलियन को जो मारा था वो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसी के अंदर हुआ था। और उसके बाद इन्होंने हमें हाईलाइट भी कर दिया कि पंजाब के अमृतसर में हुआ। तो डेफिनेटली ये वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड होपफुली आप सभी ने इसका आंसर जो है करेक्ट दिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज अ वेल नोन pioneer in the 19th century Italian unification movement। जो इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट है उनके लिए एक वेल नोन जो मेन बंदा जिसको हम बोल सकते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि उनको जो मेनली हम बात करें कि इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया। तो आप सभी को पता है जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो दैट इज क्यूसिप गैरीबाल्डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सीबीएसई का जो आप लेटेस्ट सैंपल पेपर देखोगे आप उसमें देखोगे कुछ क्वेश्चन जो है टैबुलर फॉर्म में, कुछ क्वेश्चन जो मैचिंग में, इसके अलावा सिचुएशन, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी पूछ रहे हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम का जो है पूरा यहाँ पे फील आ सके। और जितने ज्यादा आप जो है वीडियोस के साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको हमें एनालाइज करना है, उसके बाद हमें मैचिंग करके बताना है। ऑप्शन के हिसाब से हमें पता चल रहा है ना कि ये मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया। पैट्रियार्की है, कास्टिज्म है, सेक्युलरिज्म है, जेंडर इक्वालिटी है। इस साइड देखें तो सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के हिसाब मतलब बेस्ड ऑन बर्थ जब हम सामाजिक तरीके से डिफरेंशिएट करने लगते हैं पब्लिक के बीच में, तो वो चीज क्या है, ठीक है ना। तो वो चीज हमारा क्या होता है, कास्टिज्म होता है। उसी की वजह से तो जो कास्ट सिस्टम बना था। अब उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ जेंडर, जहां पर बोथ जेंडर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, उसी को तो हम बोलेंगे ना जेंडर इक्वालिटी। तो फोर्थ का हमारा बी है, फोर्थ का बी ये तो हमें कंफर्म पता चला, और सेकंड का ए हमें कंफर्म पता चला है। तो सेकंड का ए, फोर्थ का बी, सेकंड का ए, फोर्थ का बी, दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी। फर्दर हम और चीजें स्टडी करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी है ना, अगर आपको 3 फैक्ट भी पता है तो चौथा नहीं भी पता हो तो आप ऑप्शन से उसको हटा सकते हैं।
नेक्स्ट है सिस्टम फेवरिंग मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी। हम सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को फेवर किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पैट्रियार्कल सोसाइटी। फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। स्टेट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, ऑल रिलीजन पे न्यूट्रल होना, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो हमारा बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन हो गया वो हमारा थर्ड का ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। और इसी के साथ ऐसा नहीं, आपको 4 पॉइंट मतलब 4 क्वेश्चन भी इसके साथ आपके साथ कवर हो रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर लीडिंग टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर करेक्ट सिक्वेंस ऑर्डर आपको जो है इसमें फिक्स करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। Civil Mahatma Gandhi called for boycott of British goods and institution. The Simon Commission was set up, which led to widespread protest in India. The Salt March led by Gandhi was a major act of defiance against British salt law. The Indian National Congress adopted the resolution to launch the civil disobedience movement. अब ये देखिए 4 पॉइंट है, उसमें से हमें ये पता करना है कि सबसे पहले जो है कौन सा वाला पॉइंट हुआ था। इसमें से अगर आप देखो तो सबसे पहले जो है साइमन कमीशन सेटअप हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने सेटअप किया और जिसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट देखने को मिला। जब ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा था तो बात वहां पे ये आई कि अब जो है महात्मा गांधी जी ने जो है ये मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने क्या सोचा कि अब हमें जो क्या करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले तो ये वाला चीज हुआ होगा। उसके बाद हमारा कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने कहा कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है यहाँ पर लॉन्च करने का प्रॉपर सही टाइम आ गया है। उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशन को जो है खत्म कर बोला कि सभी को बॉयकट करना है। और उसके बाद फर्दर जो मतलब इन चारों पॉइंट में सबसे लास्ट में जो है सॉल्ट मार्च निकाला गया था। ओके, तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्टली ये इंसिडेंट हुआ, सेकेंडली ये इंसिडेंट हुआ, थर्डली ये इंसिडेंट हुआ और लास्ट में ये वाला इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। प्रीति स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर हर ज्योग्राफी प्रोजेक्ट एंड कम्स अक्रॉस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जो स्टडी कर रही है सॉइल पे और उसके बाद जो है उसने एक स्पेसिफिक सॉइल को देखा है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से आपको बताना है कि ये किस सॉइल के बारे में बातचीत हो रही है। दिस सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड हैज अ हाई कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। ठीक है ना कहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो फर्स्ट पॉइंट से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का सॉइल है। बट नहीं भी पता चला, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज टिपिकली फाउंड इन रिवर वैलीज एंड हाईली फर्टाइल मेकिंग इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। ये कुछ और नहीं बल्कि एलुवियल सॉइल है। द सॉइल इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर एंड हैज ए लोमी टेक्सचर। ठीक है ना, तो ये चीजें 3 पॉइंट से हमें सीधा पता चल चुका है कि हमारा एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो रहा है। तो 5th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में। 6 बोला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया को किस तरीके से डिक्लेयर करता है। ऑप्शन ऐसे रहेंगे ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन हमारे इंडिया को ना एज ए यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। सो 6th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, इसमें ज्यादा कुछ हमें डिस्कशन की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से स्टेटमेंट देखना है फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद पता करना है कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। क्या बोला? वन ऑफ द की आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी अमंग सिटीजन। सेकंड स्टेटमेंट बोला है डेमोक्रेसी टेंड टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, तो डेमोक्रेसी से बिल्कुल जो है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी वजह से प्रोटेक्शन तो होता है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी मिला हुआ है। लेकिन अगर हम ये बात करें ना कि डेमोक्रेसी होने की वजह से गरीबी में कमी आ जाएगी या फिर इनइक्वालिटी नहीं रहेगा, तो ये चीज करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है जबकि सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा 7th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एवरेज इनकम ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री के एवरेज इनकम को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है।
फर्स्ट ऑप्शन बोला द एवरेज इनकम रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल इनकम ऑफ अ कंट्री। नो, ओवरऑल को हम एवरेज कैसे बोल देंगे? द एवरेज इनकम इज द सम ऑफ अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, ये भी सम की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। द एवरेज इनकम इज द सेम एज द पर कैपिटा इनकम, एग्जैक्टली यही है। टोटल हमारा जो भी इनकम कंट्री का होता है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तभी तो एवरेज इनकम निकालते हैं ना, और वही पर कैपिटा इनकम है। तो 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दो तरीके के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड वो चीजें मतलब ऐसे सेक्टर जहां पे लोगों के काम का फिक्स नहीं होता, उनको डेली बेसिस पे दिया जाता है, जब मन करे उनको काम से हटा दिया जाता है, कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, अ पर्सन कैरिंग ए सैक ऑन हिज बैक, मतलब अपने पीठ पे जो है सामान या बोझ जो है लेके जा रहा है, तो ये डेफिनेटली अनऑर्गेनाइज्ड में आ गया। टीचर टेकिंग क्लासेस इन अ स्कूल, स्कूल तो एक जो है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसको तो नहीं लेंगे। अ लेबरर मेकिंग ब्रिक्स इन अ क्लिन, भट्टे में ईंट बना रहा है, तो उसका भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स नहीं होता है, ना ही उसे सारी फैसिलिटी दी जाती है। अ मैन सेलिंग बलून्स ऑन द स्ट्रीट, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड में। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी में है, तो 9th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की आउटकम ऑफ अ चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ क्या था? बेसिकली पीसफुल रैली पे गोली चला दी थी, तो उस चक्कर में जो है लोग भड़क गए थे और पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो जब महात्मा गांधी जी को लगा कि ये जो है इंसिडेंट है बहुत ही वायलेंस का रूप ले रहा है, तो गांधी जी ने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, तो 10th का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ अंडर आर्टिकल। अब कुछ जो आपके आर्टिकल है ना, जैसे 14, 15, 16, 17, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमसे बात करा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये चीज बात बोली गई है कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और, तो ये बात जो है ना ये हमारे आर्टिकल 15 में है। तो यहाँ तो आपका 11 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन आपको ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका 14 है ना, 14 क्या बोलता है कि हमारे इंडिया का सभी जो पब्लिक है वो इक्वल होगा बिफोर लॉ, लॉ के सामने सबको इक्वल माना जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 14 बोलता है। 15 तो वही बोलता है कि किसी को के ऊपर भी मतलब रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 जो हमारा क्या बोलता है, इक्वालिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब सरकारी नौकरी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जब लेकर आती है तो सबको समान मौका मिलेगा। 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें अबॉलिशन किया गया था कि ये छुआछूत वाला जो प्रॉब्लम है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आपका रिवीजन भी हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, सपोज यू आर ए पॉलिसी मेकर इन अ डेवलपिंग कंट्री। आप एक डेवलपिंग कंट्री के पॉलिसी मेकर है, आपका गोल क्या है? टू इम्प्रूव द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर नेशन विच इंक्लूड्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस चीज को कंसिडर करते हो आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे अपने डेवलपमेंट को जो है अचीव करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन जो है एनालाइज करते हैं, फोकस सोलली ऑन इंक्रीजिंग द कंट्री जीडीपी थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारा कंट्री का जीडीपी बढ़ जाना चाहिए, इंडस्ट्री बढ़ाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। सेकंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, क्या हम हेल्थ और एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे और साथ ही साथ सोशल जस्टिस को भी इंश्योर कराएंगे और इक्वालिटी भी लेकर आएंगे। सी ऑप्शन क्या बोलता है, हम सब्सिडी देंगे लार्ज कॉर्पोरेट्स को ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। तो अगर आपको कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए ना, तो आपको कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, हेल्थ को भी अच्छा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा करना पड़ेगा। तो आपका 12th का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस को किसने इन्वेस्ट किया था? इवन फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है और वो किसने इन्वेंट किया था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहान्स गुटेनबर्ग। और ऑप्शंस के बारे में, हालांकि ये सारे के सारे नाम बहुत ही फेमस हैं, लाइक जैसे गैलीलियो है, इनका रिलेशन है साइंस ऑफ मोशन, एस्ट्रोनॉमी, सबसे पहले टेलीस्कोप से देखा था, ठीक है ना। मार्टिन लूथर
का जो अगर हम बात करें तो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। लियोनार्डो डा विंसी ये पेंटिंग के लिए फेमस है, स्पेशली मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, तो इसको लेकर भी आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम क्वेश्चन के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। अभी देखिए अगर ये टोटल हमारा प्लेन्स है ना, तो 27% जो है क्या है, प्लेट्यू है, 30% माउंटेन है, 43% प्लेन्स है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसको अगर हम ध्यान से ऑप्शन को देखें तो क्या, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, इट इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, इट पजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल। अब बात करते हैं प्लेन्स की। अब टूरिज्म के लिए आप प्लेन्स पे तो नहीं जाओगे ना, मोस्टली हम माउंटेन्स पे जाते हैं, और रिवर के लिए भी वही हमारा माउंटेन्स प्लेट्यू दोनों मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो हमारे जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये हमारे प्लेट्यू में मिल जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस 43% प्लेन्स वाला एरिया, तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलता है, एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है और इंडस्ट्री बनाने का मौका मिलता है। तो इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमसे पूछा हुआ इसके बारे में, तो इसके बारे में हमारा ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डील्ड विद देयर कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। तो इसमें से कौन सा फेडरेशन जो है उन्होंने ऑप्ट किया है? मोस्टली कमिंग टुगेदर, फोल्डिंग टुगेदर, दोनों ही आपके जो सिलेबस के अंदर है, और दोनों के ही आपको कुछ कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेल्जियम के बारे में पूछा है, तो बेल्जियम कौन सा वाला फॉलो करता है, तो वो फॉलो करता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर बेल्जियम के साथ साथ जो है हमारा इंडिया, स्पेन, ये दोनों जो है बेल्जियम, स्पेन, इंडिया, तीनों के तीनों होल्डिंग टुगेदर फॉलो करते हैं। जबकि अगर कमिंग टुगेदर के बारे में बात करें तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करते हैं। होल्डिंग टुगेदर में हमेशा सेंट्रल ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि कमिंग टुगेदर में सभी स्टेट को इक्वालिटी जो है वहां पर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एंजॉय स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज द एरिया हैज लेस ग्रीन फॉरेस्ट, लिटरेसी रेट्स आर वेरी हाई ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, और एज अ पीपल स्पीक लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो नॉट एट ऑल, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, वहां पर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से हैं जिसकी वजह से उन्हें हमेशा एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, स्पेशल गवर्नमेंट पैकेज भी देती है। तो वो हमारा 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में कौन सा फैक्टर जो है हमारा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा? तो यहाँ पर जो है आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो वहां पर हमारा ये 2 पॉइंट काम करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड और स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन द सेम लेवल इन इंडिया। हमारे इंडिया में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का जो है मेन फैक्टर क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो मेनली रीजन ये है ना कि हमारे यहाँ लैंग्वेज के बेसिस पर और रीजनल बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हर चीज को लेकर, खाने पीने, पढ़ने, पहनने, बोलने, लैंग्वेज। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट है ना, 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या बोलता है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग क्लूज। ये 3 क्लूज दिए हुए हैं जिसके हिसाब से आपको पता करना है कि इसमें कौन से फार्मिंग के बारे में बात हो रही है। This type of farming involves the cultivation of crops and rearing of animal of a small plot of land for self consumption। ऐसे तो फर्स्ट पॉइंट से हमें पता चल गया सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो फार्मिंग की जा रही है, ट्रेडिशनल मेथड उसमें यूज किए जा रहे हैं, टिपिकली प्रैक्टिस्ड इन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लिमिटेड लैंड। तो ये कोई और नहीं बल्कि सबसिस्टेंस फार्मिंग है। 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 हमारा है, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डिटरमाइन विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, ये 4 पॉइंट्स में दिए हुए हैं। इसमें से देखिए ऑप्शन में 3 ही है, मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट इसमें गलत है। गलत को अगर हमने हटा दिया तो हमारा जो रियल वाला अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज एंड लॉज। बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये भी सही बात है। पॉलिटिकल पार्टीज आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशन। नो, ये पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का रोल है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट के साथ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने पूरी सीरीज को एंजॉय किया होगा, और तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो सभी भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एटलीस्ट एमसीक्यू तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।